जय हिंद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कौन सा दिवस है आज? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटिंग डे। 18 साल हो गए सबके? वोटिंग का जो अधिकार है वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। किस संशोधन से? पहले 21 साल था ना, अब 18 साल हो गया। 61वें संशोधन से। ठीक। कल कौन सा दिवस था? 24 जनवरी। बालिका दिवस था। तो बालिकाओं को तो कल शुभकामनाएं दी नहीं, तो आज शुभकामनाएं दे रहे हैं जितनी भी बालिकाएं हैं। ठीक है। बालकों का दिवस कब आएगा? कल आएगा? कल नहीं आएगा भाई। अच्छा, कल यूपी का स्थापना दिवस भी था, उत्तर प्रदेश का। 24 जनवरी 1950 यूपी बना था, राज्य का दर्जा। यूनाइटेड प्रोविंस को मिलाकर के यूपी बनाया गया। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कुछ पीछे का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 10-15 मिनट, जिससे आपकी थोड़ी समझ सही रहे, क्योंकि लिखते वक्त आप लोग ज्यादा याद नहीं कर पाते हैं, हमें पता है। अब ऑफलाइन क्लास होती है तो हम रिवाइज करा देते हैं। ऑनलाइन में रिवाइज कराने का मतलब होता है कि भाई आपका डेटा ज्यादा खर्च होना, कुछ परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हम पीछे का देख लेते हैं जिससे आपको याद रहे। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे गवर्नर की, यहां से शुरू किए थे। कल की क्लास यहीं से स्टार्ट हुई थी। 3 पुर्तगाली गवर्नर आए थे। कौन कौन? तो एक गवर्नर जो आया था वो फ्रांसिस्को द अल्मीडा, दूसरा अल्फांसो द अल्बुकर्क और तीसरा नीनो डी कुन्हा। याद हो गया? फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 से 1509, अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 से 1515 और नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538। तो 3 मेन है, बाकी है तो कई, लेकिन 3 मेन है। फ्रांसिस्को द अल्मीडा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था जो यहां पर आया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ब्लू वाटर पॉलिसी। हिंद महासागर में इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। क्या था ब्लू वाटर पॉलिसी? कि हिंद महासागर में जो भी व्यापार होगा उस पर नियंत्रण रखना। यानी कि कोई भी अगर हिंद महासागर में व्यापार करता है तो बिना पुर्तगालियों की अनुमति से नहीं करेगा। पुर्तगालियों को टैक्स देना होगा, उनसे लाइसेंस लेना होगा। मतलब इस तरह से कुछ था। एक युद्ध हुआ था 1508 में, चौल का युद्ध, जिसमें अल्मीडा की हार हो गई थी, लेकिन 1509 में ही वो जीत गया था, दीव का जीत। ठीक है। 2 दुर्ग जो इसको बनाने का श्रेय है, अंजीदीव, कन्नौनोर दुर्ग साउथ में है, कन्नौनोर। तो 1505 में ये बनवाया। ये वो सेना थी जिससे युद्ध हुआ था, मतलब 3 सेना जो एक साथ मिलकर लड़ी थी अल्मीडा के खिलाफ, मिस्र की, तुर्की की और गुजरात की। तो इन लोगों ने हराया था, लेकिन दूसरे युद्ध में अल्मीडा ने हरा दिया था इन्हें। ये दूसरा जो गवर्नर आया था वो था आपका अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क विजयनगर के राजा
कृष्णदेवराय का मित्र भी था, आपको हमने बताया था उस समय, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी नाम कैसे पड़ा सर? वो समुद्र का जो जल है वो हल्का नीला उस तरह का दिखता है, जो ज्यादा गहरा जल होता है तो नीले टाइप का दिखता है, ठीक है। तो अल्फांसो द अल्बुकर्क आपका ये रहा। और वास्तविक संस्थापक, जब एक क्वेश्चन आता है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन, तो आंसर है अल्फांसो द अल्बुकर्क, ठीक है। तो वो है अल्फांसो द अल्बुकर्क, ठीक है। अच्छा, राजधानी क्या थी पुर्तगालियों की? अब तक तो याद हो गया होगा। अरे हम दिख रहे हैं भाई, दिख रहे हैं। कहाँ गए? कहीं नहीं है क्या? है तो हम, ये हैं। तो इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी कोचीन बनाई थी, याद रखना है। कौन सी राजधानी बनाई थी पुर्तगालियों ने? कोचीन बनाई। अल्फांसो द अल्बुकर्क को एक और श्रेय जाता है, इसने क्या किया था? गोवा छीन लिया था। किससे? बीजापुर का शासक यूसुफ आदिल शाह। और इस समय विजयनगर में जो शासन चल रहा है वो कृष्णदेवराय का चल रहा है। तो 1510 में इसने गोवा ले लिया था। सती प्रथा पर रोक लगाया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। भारतीय स्त्रियों से पुर्तगाली पुरुषों को विवाह करने के लिए प्रोत्साहन, विवाह करो यहीं बसो। और इनकी जो पहली फैक्ट्री है वो कोचीन में है, तो ये तो ध्यान रखना ही है कि पहली फैक्ट्री जो आपकी वो कहाँ बनी है? कोचीन में बनी। लेकिन ये कोचीन में ये तब बना दिया था इसने जब ये गवर्नर नहीं था उस समय, ठीक है। एक लाइसेंस देते थे ये लोग, अभी तक नाम तो याद नहीं हुआ होगा आपको, लेकिन एक दो बार पढ़ लेना उसे। वो लाइसेंस कौन सा था जो पुर्तगाली देते थे? कार्टस, नाम है कार्टस अरमदा काफिल सिस्टम। यदि हिंद महासागर में व्यापार करना है तो परमिट लेनी होगी और साथ में कुछ टैक्स भी देना होगा, ये था इसका मतलब। देखो, कार्टेज शब्द होता है लाइसेंस का, इसका मतलब हम समझा देते हैं ताकि याद हो जाए। कार्टेज का मतलब होता है कि एक लाइसेंस देना। आर्मडा का मतलब होता है एक आर्म्ड शिप। आर्म्ड शिप का मतलब कि जो हथियारों से लैस हो। इस शब्द का मतलब होता है आर्म्ड शिप, आर्मडा। कैफिल मतलब काफिला, एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हो। तो इसका मतलब ये था कि अगर आप पुर्तगालियों से लाइसेंस ले लेते हैं व्यापार करने का, तो पुर्तगालियों की एक शिप साथ में चलेगी आपके, जो हथियारों से लैस होगी, ताकि कोई आपके ऊपर अटैक ना कर सके। तो ये एक सिक्योरिटी टाइप से, तो उसी को कहा जाता था कार्टस आर्मडा कैफिल सिस्टम। और अगर आप ये लाइसेंस नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि पुर्तगाली खुद ही लूट ले आपके जहाज। ये सबसे बड़ी बात थी, ठीक है। तो ये वही वाला है जैसे कि जजिया लगाया जाता था, तो जजिया को सुरक्षा कर कहा जाता था। तो हिंदुओं से जो सुरक्षा कर लेते थे तो कहते थे हम आपकी सुरक्षा देंगे। किससे? अपने आप से ही सुरक्षा देंगे कि हम तुम्हारे घर को ना लूट, मतलब इसलिए वो जजिया लाए। तो वही हाल है आर्मडा, ये जो लाइसेंस दिया जा रहा है कि अगर तुम्हें अपने जहाजों को सुरक्षित रखना है तो हमसे सुरक्षा मांगो। और सुरक्षा किससे? हम ही से, ठीक है। तो ये मतलब है कुल मिला के ये जो लाइसेंस दिया जा रहा है। और तीसरा था नीनो डी कुन्हा। तो नीनो डी कुन्हा के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि इसने कोचीन को बदलकर राजधानी क्या कर दी थी? गोवा कर दी थी, ठीक है ना। यही सबसे इंपॉर्टेंट था। बाकी इसने कुछ बस्तियां बसाई थी मद्रास के निकट सेंथोमी। अभी हम आगे चल करके सेंथोमी का युद्ध देखेंगे, अभी काफी आगे है, जब अंग्रेज आएंगे तब। और फिर बंगाल के हुगली में भी पुर्तगाली बस्तियां बसाई थी। तो दो जगह इसको पुर्तगाली बस्तियां बसाने का श्रेय गया था, ठीक है ना। वैसे मेन इसका गोवा वाला है। इस लाइन पे देखो, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको आपको याद रखना होता है, बाकी पढ़ना होता है। बाकी केवल एक स्टोरी की तरह पढ़ना होता है, लेकिन कुछ पॉइंट को याद करना होता है। अब जैसे इसके लिए आपको ये याद करना होगा कि कोचीन को बदलकर राजधानी गोवा किसने की थी, अब ये आपको याद रखना है। पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन, अब ये पॉइंट आपको रटा होना चाहिए, अल्बुकर्क है, ठीक है। पहली राजधानी क्या बनाई गई थी? कोचीन बनाई गई थी। पहली फैक्ट्री कहाँ बनी थी? कोचीन में बनी थी। पहला गवर्नर बन के कौन आया था? तो अल्मीडा आया था। ये कुछ मेन मेन पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखने होंगे, ठीक है। बाकी तो कहानी पढ़ सकते हो स्टोरी में। फिर मुंबई की कहानी समझाए थे हम आपको, 3 डेट इंपॉर्टेंट बताए थे।
एक 1661 था, 1668 था और 1687, और ये कहानी के रूप में था, इसलिए आपको ये याद हो गया होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आई होगी। कि असल में एक राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड के, और पुर्तगाल की रानी थी कैथरीन। और ऐसी कहानियां तो आपको जल्दी याद हो जाती हैं, वो तो हमें पता ही है, ठीक है। जहां प्यार का मामला आता है तो वो तो कभी भूलना ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि सब प्यार के मारे हुए हैं। तो जैसे कोई कहानी सुनते हैं तो सोचते हैं कि बस यही कहानी हमारे साथ क्यों नहीं हुई, कुछ मिल जाता, दहेज वहेज हो जाता, ठीक है। तो इंग्लैंड में चार्ल्स द्वितीय है और पुर्तगाल में जो है कैथरीन, इन दोनों का विवाह होता है, और दहेज में अंग्रेजों को मुंबई मिल जाता है। तो चार्ल्स द्वितीय को मुंबई मिलता है, लेकिन वो मुंबई का करेंगे क्या, क्योंकि वो तो अपना इंग्लैंड में है, राजा है भाई। तो मुंबई वो दे देते हैं किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं, 10 पाउंड वार्षिक टैक्स पर। और फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मुंबई को अपना मुख्य केंद्र बना लेता है। पहले ये सूरत था, क्योंकि अंग्रेज जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो सूरत में ही आई थी, तो मेन केंद्र उनका वही था। लेकिन जब मुंबई मिला तो मुंबई को बना लिए 1687 में। इसके बाद हम लोगों ने देखा था पुर्तगालियों का भारत को योगदान, क्या क्या योगदान था। तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करी, लेकिन आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया है, ध्यान रखना है। यूरोप की यांत्रिक घड़ी लेकर भारत में आए ये लोग, जो यांत्रिक घड़ी हम लोग करते हैं, ठीक है। और अरे 1 पाउंड कितना होता है, सब गूगल पे सब अवेलेबल। देखो वैसी चीजें न पूछा करो जो रट्टाफिकेशन, और जो चीजें चेंज होती रहती है। अभी डॉलर की कीमत क्या है, बढ़ गई, रुपए की गिर गई 15 पैसे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप सर्च करते रहा करो, ठीक है ना। तंबाकू लेकर आए, लाल मिर्च लेकर आए, खेती, आलू, मक्का, पपीता। तो हमने एक ये ट्रिक बताई थी, मलाई कोफ्ता, जिससे आपको मेन मेन चीजें याद हो जाए जो लेकर आए थे। तो एम से क्या बना था, मक्का। के से क्या बना था, काजू। ओ से ऑरेंज, पी से पपीता, और टी से तंबाकू, ए से आलू। तो ये सारी चीजें योगदान है पुर्तगालियों की, जिसमें से हमने कहा था तंबाकू याद रखना, भूलना मत, तंबाकू पूछा जाता है। और लाल मिर्च की खेती, ये दोनों क्वेश्चन बन चुके हैं असल में, वो बता रहे हैं। दोबारा कोई दूसरा क्वेश्चन बनेगा तो अलग बात है। फिर हम लोगों ने देखा था यात्री और जो इन्होंने खोज करी थी। तो एक वास्को डिगामा की बात की थी हमने कि ये कहाँ का था, पुर्तगाली था, लेकिन ये पहुंचा कहाँ था, भारत पहुंचा था। कोलंबस कहाँ का था, स्पेन का, लेकिन ये कहाँ गया, अमेरिका चला गया। कैप्टन कुक कहाँ का था, ब्रिटेन का, लेकिन ये कहाँ पहुंचा था, ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। तस्मान हॉलैंड का था, डच निवासी बोलते हैं, हॉलैंड वालों को डच निवासी बोलते हैं, डच जो होते हैं वो हॉलैंड के होते हैं। तो ये तस्मानिया और न्यूजीलैंड पहुंच गया था, ठीक है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थे, तो पुर्तगाली थे। ये एक मेन चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसके पीछे का भी आपको याद होगा कि पहले कौन आया था, कौन कंपनी आई थी। तो पहले पुर्तगाली आए थे, सबको पता है। दूसरे नंबर पे कौन आया था, तो दूसरे नंबर पे हमारे डच आए थे। तीसरे पे कौन आया था, तो ब्रिटिश आए थे, ठीक है। फिर कौन आया था, डेनिश आए थे। डेनिश डेनमार्क के निवासी होते हैं। तो ब्रिटिश के बाद डेनिश आए, और डेनिश के बाद फिर कौन आया, तो फ्रांसीसी आए। तो 5 मेन कंपनियों के बारे में हमने आपको बताया था कि एक एक करके कौन आया। लेकिन जाने में अगर देखोगे कि पहले कौन गया था, तो डेनिश पहले चले गए, फिर डच गए थे दूसरे नंबर पे, ब्रिटिश जो इंग्लैंड थे वो तीसरे पे गए थे, फिर फ्रांसीसी गए थे, और लास्ट में पुर्तगाली गए थे। ये सब चीजें हम बात कर चुके हैं। कंपनी की स्थापना की भी बात हम कर चुके हैं, ठीक है ना। 61वां सही था, 61 सही है भाई, 61वां संशोधन ही था, ठीक है। तुम अभी वहीं पीछे वाले क्वेश्चन में पड़े हुए हो, वो सही था आंसर, ठीक है। तो यहां तक आई होप कि अब तो थोड़ा क्लियर है सबको, पीछे की कहानी पूरी, कोई दिक्कत तो नहीं, जितना अभी तक हमने यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ा, ठीक है ना। थोड़ा सा रिवाइज करते रहो, जिससे चीजें मतलब कनेक्ट रहे। ऐसा नहीं कि हम आगे बढ़े और आपको पीछे वाला याद ना आए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा कनेक्ट होते रहा करो रिवाइज करके। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं इसमें आगे का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके, अब देखो हम लोग पुर्तगाली पढ़ चुके हैं, पुर्तगाली कंप्लीट। दूसरे नंबर पे कौन आया है, दूसरे नंबर पे कौन आया है, कौन बताएगा। पुर्तगाली के बाद दूसरे नंबर पे कौन आया है, पुर्तगाली के बाद दूसरे नंबर पर भारत कौन आया है। डच आया है। डच कहाँ के निवासी है, डच कहाँ के निवासी हैं,
डच हॉलैंड के निवासी, हॉलैंड, नीदरलैंड जिसे बोलते हैं, हॉलैंड, ठीक है, नीदरलैंड। उससे पहले हम कुछ बता दें थोड़ा सा, ठीक है। पहले एक चीज समझ लो, जो एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, तो कंपनीज और इनकी भारत में पहली फैक्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पहली फैक्ट्री कहां बनाई है किसने, क्योंकि हमें मेन मोटो है अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना भी, ठीक है। तो कंपनीज में देखते हैं कि इन लोगों ने भारत में सबसे पहले कहां कंपनी बनाई, मतलब अपनी कोबो बनाई थी। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, तो पुर्तगालियों ने अपनी कंपनी सबसे पहले कहां बनाई थी, कोचीन में, ठीक है, 1503 में। दूसरे नंबर पे आए थे अंग्रेज, यानी ब्रिटिश, इन्होंने सूरत में फैक्ट्री बनाई 1608 में, शुरू हुआ, लेकिन 1613 में स्थायी रूप से बना, ठीक है। इसके पहले 1611 में मसूलीपट्टनम अस्थाई कारखाना बनाया था, ठीक है। तीसरा पॉइंट है डच, डच आए थे जब, तो डचों ने अपनी फैक्ट्री कहां बनाई थी, मसूलीपट्टनम, 1605। डेनिस, तंजौर, 1620 में। फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री थी सूरत में, 1668। बाद में सूरत में 1616 में फैक्ट्री बनाई, और पुलिकट में 1610 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उन कंपनी का नाम क्या था, अरे पहली क्लास में कंपनी का नाम नहीं बताए हैं, कितनी बार बताया, आज ही क्लास किए हो क्या, फर्स्ट क्लास में ही कंपनी के नाम बताए थे, कंपनी का स्थापना वर्ष भी बताए थे मुकेश। तो अगर नहीं ध्यान है तो वीडियो देख लो पीछे वाला, जिसमें भारतीय कंपनियों का आगमन शुरू किया था हमने, वही तो हम बोल रहे हैं कि तुम लोग रिवाइज नहीं करते हो स्टूडेंट्स। देखो ऑफलाइन क्लास नहीं है ना, ऑफलाइन क्लास होती तो हम रिवाइज करा देते बार बार, अब हम वीडियो में हम बार बार रिवाइज नहीं करा सकते वही चीज, ठीक है ना, क्योंकि अब इसमें डेटा भी खर्च होता है स्टूडेंट्स का, बहुत सारी चीजें है ना, तो इसलिए अपने नोट्स जो बना रहे हो उसको रिवाइज करते रहो, नहीं तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। फर्स्ट क्लास में जब हमने यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ाया था तो उसमें कंपनी की स्थापना बताई है कि कब किस कंपनी की स्थापना हुई थी, उनका नाम भी बताया था या नहीं, सभी कंपनी का बताया था ना, और जो बड़े बड़े नाम थे उन कंपनियों के,
सबसे ज्यादा गड़बड़ वो करते हैं जो अचानक से किसी क्लास में ज्वाइन होते हैं। ऑफलाइन खुलने का चांस नहीं है, चुनाव तक तो हमें नहीं लग रहा। बहुत सारे फैक्टर होते हैं ना, ये जानबूझ के भी किया जाता है कि अब भाई खोलने का मतलब फिर रैलियां शुरू हो जाएंगी ना, तो अगर वही चीजें हैं, कुछ पॉलिटिकल मुद्दे भी रहते हैं इन लोग के। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए हम फिर से बताते हैं, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कैसे बनता है, पहली जो मतलब फैक्ट्री है इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। देखो ऑफलाइन में बस एक बात थी कि उसमें चीजें कनेक्ट हो जाती है, रिवाइज हो जाता है। ऑनलाइन भी खराब नहीं है, लेकिन हम इसमें कोई चीज बार बार रिपीट नहीं कर सकते ना। ऑफलाइन में बस ये था कि कुछ छूटा हुआ है तो उसको रिपीट कर देते थे। यहां पर आपको अगर किसी ने एक क्लास भी मिस की तो वहां दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। क्या पूछे हो, मसूलीपट्टनम कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। मसूलीपट्टनम या उसको एक और नाम शायद कहते हैं, मछलीपट्टनम भी उसका नाम कहा जाता है शायद, ठीक है। मतलब पहले ये नाम मसूलीपट्टनम था, अब इसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं। तो कहीं कहीं आपको मछलीपट्टनम देखने को मिलेगा, वो वर्तमान नाम है उसका मछलीपट्टनम, पहले इसका नाम मसूलीपट्टनम ही था, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आपको ये है कि आपको ये याद करना है, ठीक है। तंजौर कहाँ है? तुम लोग के जीके एकदम खत्म है क्या? तंजौर तमिलनाडु में है। तंजौर तमिलनाडु में। अब सूरत भी पूछ लो कहाँ है, हैं? सूरत गुजरात में है। कोचीन केरल में है, ध्यान रखिएगा। ये ना कोचीन केरल में है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले पुर्तगाली जो थे इनकी फैक्ट्री कहां पर भी थी। तो पहली केवल फैक्ट्री की बात हम कर रहे हैं, अभी हम बहुत सारी फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि इन्होंने एक ही जगह बनाई है। तो जिनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है ना, जो लोग पहले से एक्स्ट्रा नॉलेज रखे हैं, वो थोड़ा न बताएं हमें, अपना वाला ज्ञान न दे कि सर यहाँ भी फैक्ट्री थी वहां भी फैक्ट्री थी। हमें कम ज्ञान है, ठीक है, तो हमको नहीं मालूम है। हम केवल उतना ही बता रहे हैं जो पहली फैक्ट्री है, तो केवल उतना ही समझो अभी, है ना। हम केवल उतना बता रहे हैं कि जहां पे पहली फैक्ट्री बनी थी, ठीक है। तो पुर्तगाली जो है वो पुर्तगाली सबसे पहले इन्होंने फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? कोचीन में बनाई थी, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्ट्री से ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन 1503 में बनी थी, कोचीन केरल में है। दूसरा, अंग्रेज जो आए थे वो सूरत आए थे, आपको पता है। जब वो जहांगीर के दरबार में पहुंचना था उसे, तो सूरत में इसने 1608 में शुरू हुआ था। लेकिन आपको हमने कहानी बताई थी कि जब वो हॉकिंस आया था और वो जहांगीर से अनुमति लेने गया तो उसको अनुमति नहीं मिली, बताया था वो कहानी। तो 1608 में फैक्ट्री बनाना तो शुरू किया, लेकिन जहांगीर ने क्या किया? अनुमति ही नहीं दी थी। तो वो बनता ही रहा, पूरा कंप्लीट ही नहीं हो पाया। कब जाके कंप्लीट हुआ? 1613 में जाके कंप्लीट हुआ था, क्योंकि जहांगीर अनुमति ही नहीं दे रहा था, ठीक है ना। तो इसलिए शुरू तो उसने किया था पहली फैक्ट्री सूरत में,
लेकिन पूरी तरह से ये बना था 1613 में। इससे पहले ही, क्योंकि सूरत में जब इनको नहीं मिल रहा था, तो ये चले गए थे मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। वहां पर इन्होंने एक फैक्ट्री बना दी थी और यहां से कामकाज करना शुरू कर दिया 1611 में। तो मसूलीपट्टनम से ये लोग काम करने लगे थे। लेकिन दोनों में अंतर समझना, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे, ये स्थायी रूप से है, ये अस्थायी कारखाना था। यानी जब भी पहला पूछा जाता है ना, तो सूरत वाला दिया जाता है आंसर, सूरत वाला दिया जाता है। लेकिन अगर वो ये पूछ ले कि अस्थायी रूप से कौन पहले बन गया था या अस्थायी कारखाना कौन मतलब तैयार हो गया था, तो आप मछलीपट्टनम देंगे या मसूलीपट्टनम देंगे, क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाया था। 1608 में शुरू तो हुआ था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि पहले फैक्ट्री बनाए कहां थे, तो वो आंसर सूरत ही होता है। ठीक है ना। डच का जो था, ये तीसरे नंबर पे आए। तो डचों ने कहा बनाया था? मसूलीपट्टनम, जिसको आज मछलीपट्टनम कहते हैं, और ये आंध्र प्रदेश में है। ये बाद में इन्होंने सूरत, पुलिकट, ये तो बात की बात है, पहली फैक्ट्री की हम बात कर रहे हैं। डेनिश, जो डेनमार्क के निवासी हैं, जो डेनमार्क के निवासी होते हैं उन्हें डेनिश कहा जाता है, डेनमार्क। तो ये लोग डेनमार्क के निवासी हैं। और ये लोग कहाँ लेके आए? तंजौर, तंजौर तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है। और फ्रांसीसियों ने जो बनाया था वो 1668 में। तो ये 68 है, ध्यान रखिएगा, 88 नहीं है, 68 है। तो 1668 में इन लोगों ने सूरत में बना लिया था। क्लियर हुआ? चलो, इतना कंप्लीट। तो क्या हमारी बात समझ में आ रही है सबको? हमने कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कवर कर लिए हैं अब तक। इवन हमने वो बता दिया कि कौन सी कंपनी किस क्रम में आई, किस क्रम में गई, कंपनी की स्थापना का वर्ष बता दिया हमने सबके। इवन यात्रियों के बारे में बता दिया कि कौन सा यात्री कहां से आया था और कहां पहुंचा था। उसके बाद हमने आपको ये भी बता दिया कि ये जो कंपनी थी वो पहली फैक्ट्री इन लोगों ने कहां बनाई। तो हमने कोशिश किया है कि कंपनी से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे वो आपको कवर करा दे, जिससे ऑब्जेक्टिव पेपर में ना छूटे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और पुर्तगालियों का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्रम में जो आए थे उनकी बात करेंगे हम लोग, डच लोगों की। तो डच आए थे सेकेंड क्रम में, पुर्तगाली हम पढ़ चुके। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे डच। चलिए, डच कहाँ के लोग हैं? हॉलैंड के निवासी या नीदरलैंड। तो अगर जिनको हॉलैंड नहीं समझ में आता, वो नीदरलैंड समझ लें। तो डच लोग वहां के निवासी बोले जाते हैं जो हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी बोले जाते हैं। नोट करो इसे। तो डच लोगों को बोला जाता है हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी, कि वहां से आए थे। तो पुर्तगाली का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे डचों के बारे में। डच ज्यादा दिन रहेंगे नहीं, ये अपनी कंपनी वंपनी अंग्रेजों को बेच के निकल जाते हैं, है ना। ये लोग जो है ना, कंपनी बेचते हैं और निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा डिस्कशन है केवल डच के लिए। डच के लिए बहुत ज्यादा कोई पॉइंट नहीं है। सबसे पहला, नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसका नाम था कार्नेलियस, कार्नेलियस हाउटमैन, ये आया था। पहले इंडोनेशिया गया, फिर भारत आया। वस्त्र का व्यापार, और इंडोनेशिया से कौन सा व्यापार करते थे? इंडोनेशिया से ये मसालों का करते थे। ठीक है। कोई हमें बताएगा कि डच कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई है? डच कंपनी की स्थापना कब हुई थी, अगर किसी को याद हो? 1605 में तो वो आए हैं। कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में। जो कंपनी बनी थी वो 1602 में बनी थी। भारत आए 1605,
तो डच का पॉइंट क्लियर हो गया सबको। अच्छा, एक क्या था पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें और देख लेते हैं। इन्होंने कुछ फैक्ट्रियां बनाई जो क्वेश्चन बन सकते हैं। बंगाल में बंगाल के पीपली में फैक्ट्री बनाई थी। पटना में चिनसुरा बंगाल। 1653। चिनसुरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट कहते थे। ये वो पॉइंट है स्टूडेंट जो आपके लिए डच को याद रखना है, सफिशियंट है इतना। एक और लास्ट पॉइंट इसके लिए आएगा, एक युद्ध हुआ है, बस उसको याद रख लेना है। डचों का अंग्रेजों से युद्ध हुआ, जिसे कहा जाता है वेदरा का युद्ध। सोलह सौ उनसठ में, 1600 नहीं 1700, 1759 में। डचों की हार हुई। अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बेदरा कहां पड़ता है बता दे, नहीं तो तुम लोग फिर पूछोगे। बेदरा बंगाल में पड़ता है। बेदरा बंगाल में पड़ता है। नोट करो, डच के लिए ये पॉइंट आप नोट करिए, डच के लिए सभी लोग जल्दी से। अच्छा, पूजा गुप्ता, विजय कनौजिया। लाइट चली गई क्या? विजय कनौजिया, राहुल। अच्छा, सोनी जी, मतलब क्या है, हमें बताने के लिए लिखे होगा सोनी जी ब्रैकेट है। तुम लोग भी ना। आशीष कुमार पटेल, दीप चंद्र। अच्छा, अवधेश, अभिनंदन, अनीश, विकेश, जेई प्लस एई। बाहर है तुम लोग के टाइपिंग, एक से एक सब टाइटल रखे हुए हैं। ब्रजेश यादव, मनोज कुमार यादव, हिमांशु, दीपक सिंह, नवनीत, विवेक गौतम, देव पटेल, विकास यादव, संदीप, प्रदीप पटेल, शुभम रावत, राम अवध,
दोनों बढ़िया नाम है, अवध, अवध के राम नहीं, अयोध्या के राम। शुभम मिश्रा, आशुतोष, हरीश और अतुंजय, अतुंजय पटेल। अच्छा, ये लोग जो लोग सामने हमारे हैं, ठीक है। चलिए, डच के लिए क्लियर हुआ। 2 मिनट केवल, बस तुरंत। डच कंपनी जो बनी वो 1602 में स्थापना हुई थी, 1602 में, लेकिन भारत आए 1605 में। डच कहाँ के निवासी हैं? हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। पहले कौन आया? कार्नेलियस हाउटमैन। कार्नेलियस हाउटमैन पहले इंडोनेशिया गया था, ये 1595 के आसपास की बात है, मतलब भारत आने से पहले 95-96 के आसपास, 1500, वो इंडोनेशिया गया था और इंडोनेशिया से मसालों का हुआ करता था व्यापार बहुत ज्यादा। फिर भारत आया, भारत से इन लोगों ने सिल्क के कपड़े वगैरह, वस्त्रों का व्यापार शुरू कर दिया। इन लोगों की कुछ मेन फैक्ट्री जो आप ध्यान रख सकते हैं, बंगाल की एक जगह है पिपली, यहां पर इन्होंने एक फैक्ट्री बनाई थी। पटना में इन्होंने फैक्ट्री बनाई थी। चिनसुरा, बंगाल में एक फैक्ट्री बनाई थी 1653। और चिनसुरा में एक डच किला इनका है, गुस्तावुस फोर्ट। ये याद रखना है कि जो डचों का किला था उसे क्या बोलते थे, ठीक है, तो उसे बोलते थे गुस्तावुस फोर्ट। क्लियर हुआ? और ये एक बहुत निर्णायक युद्ध है। एक क्वेश्चन बना हुआ है ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट, किस युद्ध के बाद डचों का तय हो गया कि अब वो भारत में नहीं रहेंगे? इस तरह का एक क्वेश्चन बना था कि कौन सा ऐसा युद्ध हुआ था जिसके बाद ये तय हो गया कि अब डच भारत में अपनी सत्ता नहीं बना पाएंगे और उनको भारत से जाना ही होगा। ये वही युद्ध है जिसको वेदरा का युद्ध कहा जाता है, 1759 में। इस युद्ध ने बिल्कुल तय कर दिया था कि डच अब भारत में नहीं रहेंगे। अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरह से इन्हें हराया था और जो अंग्रेज गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, उसने बहुत बढ़िया नेतृत्व किया था और इस तरह से बहुत सारी जगहों पर इसने अधिकार कर लिया था। जैसे चिनसुरा, ये वेदरा जो है ना यहाँ पड़ता है, चिनसुरा के पास पड़ता है। तो ये जो फैक्ट्री थी और जो किला था, ये किले के चिनसुरा में ही ये आसपास पड़ता था वेदरा। और इसके बाद डचों के बहुत सारी फैक्ट्रियों पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। तो डचों की मजबूरी हो गई, अब धीरे धीरे वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के अब जाने ही वाले थे 1759 के बाद। थोड़ा समय लगा, तुरंत नहीं चले गए, लेकिन ये युद्ध ये तय कर दिया कि अब ये यहाँ नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है जो आपको ध्यान रखना है कि किस युद्ध के बाद ये तय हो गया कि डच अब भारत में नहीं रहेंगे और डच अपनी सत्ता अब यहाँ नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो वो है वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759। किसके किसके बीच हुआ था? डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? याद हो गया? डच का कौन सा युद्ध है? वेदरा का युद्ध है। बंगाल में पड़ता है, चिनसुरा फैक्ट्री जहां बनी थी उसके आसपास ही का ये क्षेत्र है, कलकत्ता के में पड़ता है आपका, और कलकत्ता बंगाल में ही पड़ता है। और 1759 का युद्ध है, अंग्रेजों से हुआ था, ठीक है। तो ये हो गए डच। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा मेन चलना है, अंग्रेज, ब्रिटिश। पूरी कहानी हमें इन्हीं के बारे में पढ़नी है क्योंकि सब कुछ तो यही है। तो अंग्रेजों के लिए हमें पढ़ना है मेन। इसके लिए हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं, फिर लिखने की बात हम बाद में कर लेंगे। पहले हेडिंग डाल लो, अंग्रेज, ब्रिटिश। एक थोड़ा सा कहानी टाइप का सुना देते हैं जिससे आपको याद रहे, ठीक है। मेरा नाम नहीं लिए सर, लेते हैं भाई, थोड़ा धीरे धीरे लेते हैं सबका नाम, ठीक है। शाश्वत हो गया, अर्चना यादव हो गए, ठीक है। चलो समझते हैं जरा। देखो क्या हुआ था, ये पुर्तगाल है, ये रहा पुर्तगाल यहाँ, ठीक है, ये पुर्तगाल है। और यहां नीचे जो है, यहां पर ये है केप ऑफ गुड होप। तो यहां से वो लोग चलते हुए, यहां से वो चलते हुए इधर से, ये पूरा चलते हुए यहां से पहुंचे थे ये भारत की तरफ, यहां, ठीक है, कालीकट। और ये खोज किसने की थी? पुर्तगालियों ने, पुर्तगीज।
लेकिन ये रास्ता जब मिल गया ना, तो अब सारे यूरोपीय लोग इधर ही ऊपर ही इसके जब ऊपर जाओगे उधर तो इंग्लैंड वगैरह आएगा, आप मैप देख लेना अपना, ठीक है, क्योंकि यूरोप में ही पड़ता है तो ये ऊपर ही आएगा। तो यहां से जब गया तो इन लोग को रास्ते मिल गए, तो इन लोगों ने क्या सोचा कि अब हम लोग भी चले। तो पुर्तगाली तो पहुंच ही गए थे, पुर्तगाली भी पहुंच गए हैं, और कौन आ चुके थे, डच भी आ चुके हैं। तो इसी रास्ते को, ये सब इधर ही पड़ता है, इसके ऊपर ही है सब। मैप अपना देख लेना, अब मैप हम यहाँ दिखा नहीं रहे, वर्ल्ड वाला मैप देखना। वॉइस बहुत स्लो आ रही है, वॉइस स्लो आ रही है क्या? वॉइस ठीक आ रही है भाई। तो पुर्तगाली और डच पहुंचे थे, तो इसी रास्ते को फॉलो करते हुए अंग्रेज भी अब यहां से चलेंगे, केप ऑफ गुड होप को ही पार करते हुए। तो सब लोग इसी रास्ते को पार करके पहुंच रहे हैं, कोई अलग से नहीं आ रहा है, जितने भी लोग आ रहे हैं वो केप ऑफ गुड होप को पार करके ही आ रहे हैं, क्योंकि यही एक रास्ता था, तो यहीं से होकर के पहुंचेंगे वो लोग, ठीक है। तो अंग्रेज भी रहे, लेकिन अब कहानी क्या है उसको समझते हैं जरा, हुआ क्या था। तो जब ये पता चला अंग्रेजों को कि भाई पुर्तगाली और सब लोग पहुंच रहे हैं, तो कुछ लोगों ने मिलकर सोचा कि कंपनी बनाई जाए, ठीक है। तो कुछ लोगों ने क्या सोचा था, कंपनी बनाएंगे। इन लोगों ने देखा कि पुर्तगाली यूरोपी सब जा रहे हैं, तो कुछ व्यापारी थे इंग्लैंड के, ये रहा व्यापारी, ठीक है। इन लोगों ने कहा, ये न्यूज पढ़ रहा है, अच्छा भारत में बहुत पैसा है, भारत में कमाने जाना है, बहुत लोग यहाँ पे चल रहे हैं। तो न्यूज पढ़ रहा है कि पुर्तगाली लोग खूब कमा रहे हैं, वास्को डी गामा के बारे में पता चल गया था। तो ये कुछ लोग मिल करके कहते हैं कंपनी बनाएंगे, ये व्यापारी कहता है कंपनी बनाएंगे। तो इन लोगों ने मिल करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की 31 दिसंबर 1600। ये वो डेट है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, क्लियर हुई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 31 दिसंबर 1600 में, क्लियर, 31 दिसंबर 1600 में। चलो, इन लोगों ने कहा कि अब बनाएंगे। अब ये कहां पहुंचे, महारानी एलिजाबेथ। अब ये पहुंचे महारानी एलिजाबेथ के पास। महारानी एलिजाबेथ को ये समझा रहा है, ये कंपनी का व्यक्ति है, कंपनी का आदमी, ठीक है। ये इनको समझा रहा है महारानी को, महारानी ऐसा है कि बहुत लोग कमा रहे हैं, और हम लोग भी अगर भारत चलें तो खूब कमा सकते हैं, और कंपनी तो हम बना लिए हैं और काफी लोग भी हो गए, बस हमें आपकी अनुमति चाहिए, हमको अनुमति दे दो भारत पहुंचने की। तो महारानी एलिजाबेथ कहती है ठीक है भाई, बिल्कुल, चलो जाओ तुम भी कमा के लाओ। तो महारानी एलिजाबेथ ने इनको परमिशन दे दी, ठीक है। क्या परमिशन दी थी, एक चार्टर दिया था। चार्टर एक अध्यादेश होता है। तो महारानी एलिजाबेथ ने चार्टर दे दिया है 15 साल के लिए। तो महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल का मोनोपोली कहा जाता है, एकाधिकार। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। इसका मतलब यह था कि जिसके साथ मोनोपोली लग जाता है, इसका मतलब होता है कि यही केवल कंपनी काम करेगी, मतलब भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी बस, इसके अलावा कोई भी कंपनी यहां नहीं आएगी, ये है इसका मतलब। तो मोनोपोली का मतलब यह था कि 15 सालों के लिए महारानी एलिजाबेथ ने अनुमति दे दी, जाओ 15 साल तुमको दिए, और कोई और कंपनी नहीं जाएगी भारत, तुम लोग कमाओ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने परमिशन ले ली, और ये परमिशन मिलती थी चार्टर के तहत। एक चार्टर अध्यादेश पत्र हुआ करता था जिसमें वो सारी चीजें लिखा हुआ करती थी। यही आगे चल करके आप चार्टर पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1800 वाला, जितने चार्टर नहीं है, 1813 में, 1833 में, 1853 का चार्टर एक्ट, तो वो सब अध्यादेश है जो समय समय पर बदलते रहेंगे। तो क्वेश्चन अगर ये बनता है कि सबसे पहले महारानी एलिजाबेथ ने कितने साल के लिए दिया था परमिशन, तो इन्होंने 15 साल के लिए दिया था, 15 साल के लिए कंपनी को, लेकिन फिर आगे बढ़ा दिया गया था। खुश हो गया ये, वाह मिल गया, परमिशन मिल गई, महारानी एलिजाबेथ आप जीती रहे और हमें परमिशन देने के लिए बहुत धन्यवाद। जैसे इसको परमिशन मिली, दो थे जगह परमिशन कहां के लिए मिली थी,
देखो इस तरफ कौन है? भारत है। और ये स्टेट ऑफ मैगलन, अब ये बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। असल में हमने आपको बताया था ना कि एक मैगलन यात्री आया था, तो जब उसने खोज की थी तो उसी के नाम पर पड़ गया था स्टेट ऑफ मैगलन। ये ऐसे है, जैसे इस साइड है केप ऑफ गुड होप, जैसे यहां पर है केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप। तो यहां से वो निकल के यहां से होते हुए भारत जाएंगे। और ये नीचे वाला पॉइंट है स्टेट ऑफ मैगलन, तो इस तरफ से अगर आएगा तो वो इधर जाएगा, अमेरिका साइड। तो हाँ, साउथ अमेरिका की तरफ ये जाएगा। तो इनको व्यापार मिल गया था दोनों तरफ, भारत की तरफ भी करने का और अमेरिका साइड भी करने का, ठीक है। लेकिन ये लोग मेनली आते हैं भारत की तरफ, ठीक है। अब है तो कंपनी ना, अब ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी तो कंपनी है, तो कंपनी को चलाएगा कौन? तो कंपनी में कुछ लोग होंगे, तो कंपनी में क्लर्क हैं, कुछ क्लर्क हैं कंपनी में, और कुछ उसमें ऑफिसर हैं, कुछ ऑफिसर हैं कंपनी में। अब ये दोनों लोग किसको रिपोर्ट करेंगे? तो कंपनी का एक गवर्नर बनाया जाता था। तो इस कंपनी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क थे और ऑफिसर थे, और ये सब लोग मिलकर के रिपोर्ट करते थे गवर्नर को। कितना बढ़िया गवर्नर है, देख रहे हो कितना खुश हुआ है। तो ये गवर्नर को रिपोर्ट करते थे। यही आगे चल के आप पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के बारे में, कौन कौन गवर्नर बन के आएगा। तो यही सब चीज है, क्योंकि कंपनी है ना, तो कंपनी में काम तो चलेगा ना किसी न किसी तरह। तो गवर्नर एक बनता था। गवर्नर किसको रिपोर्ट करता था? तो गवर्नर रिपोर्ट करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। समझिए, कंपनी में क्लर्क थे, ऑफिसर थे, ये सब रिपोर्ट करते थे गवर्नर को। गवर्नर किसको रिपोर्ट करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या थे? 24 लोगों का एक ग्रुप था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसको करता था? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर को। ठीक है, अब समझिए पूरी कहानी क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी की, कि इनको परमिशन जैसे ही मिल गई तो इन्होंने इसमें कुछ क्लर्क थे, कुछ ऑफिसर थे, गवर्नर थे। गवर्नर रिपोर्ट करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। आगे चलकर गवर्नर कहाँ आ जाएगा? गवर्नर भारत पहुंचेगा, ठीक है। और ये लोग रहेंगे इंग्लैंड में ही, ध्यान रखिएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भारत नहीं आएंगे, पहले बता दें। कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, ये लोग इंग्लैंड में रहेंगे। भारत कौन आएगा? भारत गवर्नर आएंगे। तो ये लोग गवर्नर को भेजेंगे यहाँ। गवर्नर यहाँ से फिर रिपोर्ट दिया करेगा बार बार, किसको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जो 24 लोग का मंडल है। और फिर वो लोग किसको रिपोर्ट दिया करते थे? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, मतलब इनकी जो नियुक्ति होती थी वो ये लोग देखा करते थे, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स देखते थे। एक्चुअल में ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारे व्यापारी लोग थे, 217 के आसपास। मतलब अगर हम एआईसी को देखें ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो करीब करीब 217 व्यापारियों ने मिलकर बनाया था। एक लमसम आइडिया दे रहे हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में करीब 217 व्यापारी थे जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया था, और पैसा लगा करके इस कंपनी को खड़ा किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को, कंपनी है वो केवल एक, जैसे आपकी रिलायंस है, जैसे आपकी टाटा है, ऐसे ही वो एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई सरकार नहीं थी, एक कंपनी है वो केवल, जो काम कर रही है बस अपने व्यापार के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 व्यापारियों को पैसा लगा था। इन 217 में से ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चुने जाते थे। सिलेक्ट होते थे ये। तो ये 217 जो व्यापारी थे जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया था, उनमें से ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नियुक्त होते थे। और फिर ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गवर्नर को भारत भेजा करते थे अपना नेतृत्वकर्ता बना करके। ये ऐसी कहानी चलती है। हेलो,
गायब, कुछ नहीं। तो कहानी ये है कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के कई लोगों ने पैसा मिलाया, 217 व्यापारी लगभग, इन लोगों ने मिलकर के कंपनी खड़ी की। और कंपनी खड़ी करके ये लोग सोचे कि चलो भारत चलते हैं व्यापार करने। तो अब उनको पता ये चला कि भैया पहले तो महारानी से अनुमति लेनी पड़ेगी ना, एलिजाबेथ से। तो एलिजाबेथ से अनुमति लेने गए वो लोग। एलिजाबेथ ने अनुमति दे दी। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। 1600 में कंपनी बनी थी और अगले 15 साल के लिए वो ये था कि आप यहाँ पर करिए। कंपनी के बारे में हमने आपको बताया, क्लर्क होंगे, ऑफिसर होंगे, ठीक है। और जो 217 व्यापारी जिन्होंने बनाया था, उनमें से अपने लोगों में से ही वो लोग 24 लोगों को डायरेक्टर बना करके एक बोर्ड बनाते थे। तो 24 डायरेक्टर हुआ करते थे, उसे सीओडी कहते हैं। याद रखना, भी आगे बार बार शब्द आएगा ये। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ोगे 1773, और उसके बाद जैसे फिट्स इंडिया एक्ट, सब में सीओडी का नाम आएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे वो यही व्यापारियों में से 24 लोग को नियुक्त कर दिया जाता, और फिर वो लोग किसी एक गवर्नर को बना करके भारत भेजा करते थे, जो आगे चल करके पद बदलता जाएगा। गवर्नर के बाद फिर वो गवर्नर जनरल हो जाएगा। गवर्नर जनरल के बाद वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा, फिर वो वायसराय में बदल जाएगा। तो ये फिर वो कंपनी की उसी तरह से चीजें चलती रहेंगी। तो यही वो लोग हैं जिनको बना के लोग भेज रहे हैं, ठीक है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति कौन करता था? तो ये लोग करते थे। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर करते थे। ये पूरी कहानी हमने समझाई आप एक्चुअल वाली, ठीक है, कि जो है। क्या हमारी बात समझ, सीओडी क्लियर हो गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वो कंपनी के जो 217 व्यापारी, उन्हीं में से कुछ लोगों को डायरेक्टर का एक बोर्ड बनाया जाता है। ये इंग्लैंड में रहेंगे, ये भारत नहीं है। भारत में कौन आएगा? वो जिस गवर्नर को नियुक्त करके भेजेंगे, तो गवर्नर बन के भारत में आएगा फ्री। बाकी ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वहीं रहेंगे, ठीक है, वहां से देखेंगे कामकाज। अगर इंग्लैंड की सरकार को कोई काम पूछना है कंपनी के बारे में कि तुम भारत में कर क्या रहे हो, तो वो गवर्नर से नहीं पूछेंगे, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास जाएंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से पूछेंगे, वहां के मंत्री जो रानी है, आप बताइए आपकी कंपनी भारत में क्या कर रही है। तो कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गवर्नर से पूछेगा, हाँ भाई क्या चल रहा है? तो गवर्नर कहेगा बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि वो जानता है इंग्लैंड से भारत आने में बहुत समय लगेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ घपलाबाजी भी करते हैं तो प्लेन तो है नहीं कि उड़ के आ जाओगे, आओगे वही रास्ता केप ऑफ गुड होप पार करके, तुमको लगेंगे महीने आने में, तब तक हम लोग सुधार लेंगे यहाँ पे जो। तो गवर्नर अपनी मनमानी करते थे, यहाँ अपने हिसाब से सब चीजें चलाते थे। ये था पॉइंट केवल, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। हो गया। अब देखिए कंपनी कब बन गई थी? कंपनी 1600 में बन गई थी, लेकिन ये आखिर 1608 में क्यों पहुंची? इतना लेट क्यों हुआ? तो अब क्योंकि इनसे पहले पुर्तगाली पहुंच चुके थे, पुर्तगाली तो थे ना। और कोई एक कंपनी अगर पहले से है तो वो चाहेगी क्या कि उसका कोई कॉम्पिटिटर यहां पर आए। और आप जानते हैं कि ये लोगों का दबदबा था समुद्र में, ठीक है, समुद्र में दबदबा बन चुका था। बताया ना आपको, कई सारे नियम लगा दिए थे, ब्लू वाटर पॉलिसी आ गई थी, लाइसेंस सिस्टम आ गया था, व्यापार करना है तो हमारे बिना परमिशन के नहीं। ये जैसे चलते थे इनके जहाजों को लूट लेते थे। वो वहां से आते थे, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं किए थे, ये कोशिश बहुत किए थे 1600 के बाद, लेकिन ये लूट लिया जाता था। परमिशन लेनी पड़ती थी पुर्तगालियों से। किसी तरह करके कैप्टन हॉकिंस 1608 में पहुंचाते हैं सूरत में, इसलिए इसको समय लग गया था। कोशिश इन्होंने की थी, लेकिन पुर्तगालियों का दबदबा बहुत ज्यादा था समुद्र में, ठीक है ना, उनके गवर्नर का। और वो लोग बहुत पहले से थे भाई, 1500 के आसपास से। तो ये पॉइंट है। एक और दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई कि जब ये भारत पहुंचे, चलो 1608 में भारत पहुंच गए, तो 1608 में ये भारत पहुंच गया, ब्रिटिश पहुंच गए, ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंच गई। ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंच गई कहां? भारत। तो भारत में कहां पहुंची? सूरत पहुंची। लेकिन इनको एक दिक्कत और आई। अब एक चैलेंज इनके पास था। क्या चैलेंज था? यहां पहुंचे तो पता चला कि एक जहांगीर मुगल किंग है। ये कहानी बता चुके हैं कैप्टन हॉकिंस जब पहुंचा था। तो ये कहता है भैया हम परमिशन ना देंगे, तुम आ तो गए हो तुम, लेकिन कोई परमिशन ना मिलेगी। कोई बात नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ी परेशान हुई। तो असल में कैप्टन हॉकिंस जो था ना, कैप्टन हॉकिंस, वो कैप्टन हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी था।
ये अंग्रेज इंग्लैंड गवर्नर का नहीं था, मतलब सरकार का आदमी नहीं था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी था जो कैप्टन हॉकिंस था। तो वो गया था तो बड़ी दिक्कत हुई। तो जब दिक्कत हुई तो ये वापस पहुंचा सर अपने राजा। ये एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी है 1603 में। राजा कौन बन गया है? ये बन गए हैं जेम्स प्रथम। ठीक है, तो राजा कौन बन गए हैं? जेम्स प्रथम। तो ये निपट चुकी हैं रानी साहिबा, और ये आ चुके हैं जेम्स प्रथम। ठीक है, ये भागता भागता पहुंचा ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी। साहब जहांगीर परमिशन नहीं दे रहा, जहांगीर ने मना कर दिया है। ठीक है, क्या कह रहा है? जहांगीर ने मना कर दिया, जहांगीर ने मना कर दिया है, नहीं दे रहा। जेम्स प्रथम कहता है मना कर दिया, इतनी हिम्मत। तुम लोग कोई दिक्कत मत करो, परमिशन तो जहांगीर का बाप भी देगा, रुको मैं भेजता हूं अभी अपने अपने आप वाले आदमी को। अभी तो तुम समझे नहीं कि मेरा मेन वाला हथियार कहाँ है। और जेम्स प्रथम का मेन हथियार थॉमस थॉमस रो। ठीक, ये आया थॉमस रो। ठीक है, तो जेम्स प्रथम ने कहा तुम बिल्कुल परेशान मत हो। ये जेम्स प्रथम राजा, मैं भेजता हूं अपने आदमी को। तो इसने भेजा अपने आदमी को, और इसका आदमी कौन है? थॉमस रो। देखो अभी ये परमिशन लेके आता है, इसके पास सारे हथियार है, क्या करना है। तो पहले इसने पता किया, थॉमस रो ने क्या पता किया? जहांगीर के शौक पता किए, क्या शौक है इसके, हर तरह से चीजें पता कर ली। और जब पता चल गया तो उसने वो सब चीजें उसको देनी शुरू करी जिसका वो आदी बन जाए। ये देखो नाच गाना शुरू। तो ये डांसर भेजा है। अब ये केवल अब ये आदमी जरूर दिख रहा है, लेकिन उस डांसर में बहुत सारे लोग थे, मतलब औरतें भी थी, महिलाएं भी भेजी थी, और वो सब विदेशी औरतें आई थी एकदम बढ़िया। तो उसने कहा कि पहले इनके रंगीले शौक पता किए जाए, जहांगीर के क्या है। और जहांगीर को पूरा व्यवस्था एकदम दिया थॉमस रो ने। कहते हैं अब बताओ तुम परमिशन दोगे कि नहीं दोगे। तो थॉमस मुनरो नहीं बताया था भाई, थॉमस रो बताया। अगर मुनरो है तो कर लेना, थॉमस रो है। ठीक है, तो ये पहुंचा यहाँ पर और इसने पूरा इसको लत लगा दी। एक जहांगीर बिल्कुल खुश, ये सबसे अच्छा आदमी है थॉमस रो। और फिर इसने मतलब वही पत्र लिखा था जेम्स प्रथम को, और वो बताया भी था हमने कि जेम्स प्रथम को पत्र लिखा था, साहब ऐसा है, मैं तो सारी परमिशन दे रहा हूं आपको, ये आदमी बहुत अच्छा है आपका जो थॉमस रो, ये मेरा पूरा ध्यान रखता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो चीजें आप भेज रहे हैं ना, ये बंद नहीं होनी चाहिए, ये कंटिन्यू रखिए बिल्कुल एकदम, है ना। और बाकी अगर कोई दिक्कत आती है भारत में आपको व्यापार करने, तो मैं देखता हूं कौन आपको रोकता है। बस हमारी जो सुविधाएं हैं इसको चलते रहने दी, बाकी हम सब यहाँ देख ले। खुश होकर के बढ़िया अपना परमिशन लेके पहुंच गए। चलिए, थॉमस रो आ गया। अब कंपनी आई तो कंपनी अब व्यापार कर रही है। तो अब कंपनी किस चीज का व्यापार कर रही है? कंपनी का व्यापार किन वस्तुओं का है? देखो, अब थॉमस रो परमिशन लेके तो आ गया, तो ये क्या करते थे, ये लेके आते थे कॉफी और घोड़े लेकर आते थे, लेकर आते थे। तो ये लेकर आते थे भारत, और भारत से लेके क्या जाते थे? तो भारत से लेके जाते थे कपड़े, सिल्क, वस्त्र, सॉल्ट पीटर, बारूद बनाने में प्रयोग, और मसाले वगैरह भी।
इनका मेन जो था ना स्टूडेंट, ये सिल्क वाला जो कपड़ा था रेशम, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये कच्चा माल यहां से लेके जाते थे और अपनी मशीनों से उसको बना करके फिर वापस भारत ले आते थे और यहां उसी को बेच दिया करते थे, क्योंकि इनकी मशीनें जो थी वो बड़े सस्ते में बना देती थी और बहुत जल्दी बनता था। जो हमारे यहाँ हाथ से बनाया जाता था बहुत महंगा होता था और बहुत टाइम लगता था। लेकिन ये लोग कच्चा माल यहां से लेके जाते थे, कच्चा माल, और वहां पर इसको तैयार करते थे, फर्निश करते थे पूरी मशीनों से, और वापस लाके हमारे भारत में उसको डंप कर देते थे, जिससे यहाँ का जो उद्योग धंधा था नष्ट हो गया, खत्म बिल्कुल। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी जिसकी वजह से हमारे उद्योग धंधे नष्ट हुए थे। कंपनी के माल पूरे आ गए और इसमें कहीं ना कहीं इसका रोल बहुत खतरनाक था जहांगीर का। अगर ये परमिशन न दिया होता इस तरह की, ये तो तब भी ठीक था, फारूक शेयर ने जो परमिशन दे दी वो ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि फारूक शेयर ने टैक्स बंद करा दिया था। ये जब ये लेके आते थे ना कॉफी और घोड़े और लेकर आते थे तो इस पे टैक्स लगता था, इनको टैक्स देना होता था भारत लाने के लिए, और यहां से जो ले जाते थे उसके लिए फारूक शेयर ने बंद कर दिया, टैक्स ही फ्री कर दिया था। इस वजह से अब इन लोग जितना माल हो सकता था कंपनी का सब लाके भारत में डंप करने लगे थे, और क्योंकि मशीन से बनता था, कम समय में तैयार होता था, बहुत सस्ता होता था, तो यहाँ का आदमी सस्ते के चक्कर में और फ्री का चक्कर, भारत में तो जानते ही हो, सस्ता दे दो और फ्री दे दो बस, उसके बाद तो भाई जो करवा लो उनसे, तो उसके बाद तो फिर अपने को भी गिरवी रख दें, सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, तो ये सब था। उन लोगों ने सोचा नहीं कि क्या होगा आगे चल करके, जो फ्री दिया जा रहा है, ये जो आ रहा है कम उसमें, ये कहां से निकालेंगे, भारत से ही निकालेंगे, तुमसे ही निकालेंगे। एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, उसके बाद जो होगा वो आप समझते, अगर हिस्ट्री से आप कुछ नहीं सीखते तो आप बेवकूफ है फिर। इसके बाद इन लोगों ने पूरा माल यहाँ डंप किया और सारे उद्योग धंधे नष्ट हो गए, यहाँ छोटे मोटे जितने थे सब बंद, सब निर्भर हो गए यूरोप पर, वहां की मशीनों पर निर्भर हो गए, वहां के माल आएंगे और फिर इससे हम चलेंगे, यही होता है। ठीक है, तो यहां से चीजें हुई, तो ये लोग काफी, कॉफी और क्या, घोड़े, ये सब लेके आते थे और यहां से लेकर जाते थे कच्चे माल। सॉल्ट पेटर बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमारे भारत में मिला करता था, ये बारूद बनाने में प्रयोग होता था, बारूद और गन पाउडर के रूप में था ये, जिससे हम लोग मतलब वो लोग अपना हथियार वगैरह बनाने में उपयोग करने लगे थे। तो ये लेकर वो चले जाते थे, यहाँ से मसाले लेकर जाते थे, ये मेन था। ठीक है ना, 1647 तक अंग्रेजों ने 23 फैक्ट्रियां बना ली। आप समझिए 1608 में आए हैं ये, 1608 में आए, 1647 तक 23 फैक्ट्री बन गई कंपनी भारत में, 23 फैक्ट्री। और 23 फैक्ट्री एक प्रकार से गोदाम हुआ करता था जहां पर बहुत सारा माल रखा जाता था, डंप कर देते थे सब यहाँ पर और फिर यहीं से पूरा देश में भेजा जाता था। तो करीब करीब 23 के आसपास फैक्ट्री इन्होंने 1647 तक बना ली थी भारत, ये याद रखना है। तीन मेन किले थे इनके, सबसे इंपॉर्टेंट तीन मेन किले, एकदम छावनी थी ये कंपनी के। ये केवल ये वो फैक्ट्री नहीं था, फैक्ट्री तो था ही, गोदाम तो बना ही था, ये पूरी छावनी थी, एक महल टाइप का जिसमें सेना रहती थी। इन लोगों ने क्या किया, पहले तो परमिशन ली व्यापार करने की, फैक्ट्री बनाए, गोदाम में सामान रखने लगे, उसी को इन्होंने किले बना दिए, किले का रूप दे दिया और उसमें सेना रखने लग गए। आगे चल के आप देखेंगे युद्ध होने शुरू होंगे और ये लोग फिर जीतना चालू हो जाएंगे, तो ये धोखा देना शुरू कर दिए। ये एक कह रहे हैं कि ये फैक्ट्री है, ये लोग क्या कहते थे, ये फैक्ट्री है, लेकिन फैक्ट्री से ज्यादा किला होता था ये। तो तीन बहुत बड़े बड़े किले बना लिए थे इन लोगों ने। एक बंगाल में बनाया था जिसको फोर्ट विलियम कहा जाता है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, नाम आता है, फोर्ट विलियम कहां पर है, बंगाल में। दूसरा एक किला बनाया था फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये मद्रास में बनाया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और तीसरा बनाया था बॉम्बे कैसल, बॉम्बे में। तो ये फैक्ट्री भी है और ये किले हैं, तो ये फैक्ट्री कम किले ज्यादा है। तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट किले इन लोगों ने बना लिए थे और जहां सेना रखने लग गए थे। कौन कौन से तीन है में, एक बंगाल में है, एक मद्रास में है, और एक कौन सा है आपका, बॉम्बे। ठीक है, तो बंगाल वाला कौन सा है, फोर्ट विलियम है,
मद्रास वाला कौन है? सेंट जॉर्ज है। और बॉम्बे वाला कौन है? बॉम्बे कैसल है। 3 मेन है। क्लियर हुआ? ये है सबसे खराब आदमी जिनने सब गड़बड़ कर दी। फर्रुखसियर टैक्स फ्री कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। लो, कोई टैक्स नहीं लगेगा, आओ जितना माल डंप करना है करो, लेके जाओ। ये सब इसी ने किया, फर्रुखसियर ने। तो फर्रुखसियर ने 1717 के आसपास परमिशन दे दी थी, वही जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है उनका, अंग्रेजों का। तो टैक्स फ्री कर दिया और जिससे इन लोगों ने कमाना शुरू कर दिया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी खुश हो गई है, बिल्कुल एकदम रौले में है। बहुत बढ़िया, फ्री हो गया, अब पैसा छापेंगे, पैसा पैसा छापेंगे, पैसा छापेंगे। ठीक है, तुम बहुत बढ़िया आदमी हो, फ्री कर दिया तुमने, रुको कुछ दिन में हम तुम्ही को घर से बाहर निकालते हैं। पहले हम यहाँ पे व्यापार कर रहे थे, पैसा बस छापने दो, क्योंकि सेना तैयार करनी है तो पैसा चाहिए होगा। और टैक्स फ्री होने का मतलब पैसा बहुत ज्यादा आ गया कंपनी के पास, और इसने बहुत गड़बड़ करी इस चीज ने। धीरे धीरे फिर ये सत्ता स्थापित करेंगे, और यहां से कहानी होती है खत्म। तो बेसिक चीजें क्लियर हुई सबको? 31 दिसंबर 1600 में कंपनी की स्थापना हुई, और कंपनी की स्थापना जो हुई वो लगभग 217 व्यापारियों ने मिलकर किया, जिसमें से 24 डायरेक्टर बने, और इनकी नियुक्ति जो होती थी वो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स करते थे, और इन डायरेक्टर्स को कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो इंग्लैंड में रहेंगे। ये लोग एक गवर्नर बना करके भारत भेजते थे, और फिर भारत में वो काम देखता था। लेकिन क्योंकि कंपनी बन गई थी 1600 में, तो फिर इनको परमिशन चाहिए थी। रानी कौन थी? महारानी एलिजाबेथ। वो उनके पास गए, परमिशन मांगी, एलिजाबेथ ने परमिशन दे दी 15 साल के लिए, लेकिन आगे में बढ़ा दिया जाएगा, फिर वो आगे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देंगी। तो फिर वो 15 साल के लिए व्यापार करने यहाँ पर पहुंचे वो लोग। क्लियर है? ठीक है, किस चीज का व्यापार करते थे ये लोग? तो आपको हमने बताया था वही, कि या वो लेकर आते थे कॉफी, चाय वगैरह। ये चाय तो खैर अपने यहाँ होता ही था, कॉफी वगैरह, पर्शियन घोड़े और बहुत सारी चीजें लेकर के यहाँ पे आते थे। लत लगा दिया इन लोगों ने, और यहाँ से लेके जाते थे सिल्क कपड़े, रेशम, कच्चे माल, और वहां से तैयार करके मशीनों से वापस लाते थे। और फिर उसके बाद सॉल्ट पीटर, बारूद बनाने में प्रयोग होता था, मसाले, ये सब लेकर जाते थे लोग। और इस तरह से बहुत सारी चीजें हुई। परमिशन पहले कैप्टन हॉकिंस आया, लेकिन उसको नहीं मिली थी, लेकिन थॉमस रो ने, एक बढ़िया आदमी था, उनने पूरा एकदम जहांगीर को अपने कब्जे में किया और परमिशन ले ली। हम देखते हैं कि सूरत में जब पहुंचा था कैप्टन हॉकिंस, तो एक फैक्ट्री बनाने की कोशिश किया था 1608 में, लेकिन जहांगीर ने अनुमति नहीं दी थी, जो कि 1613 में जाके कंप्लीट होता है। और उससे पहले एक फैक्ट्री इन लोगों ने मसूलीपट्टनम यानी मछलीपट्टनम में बना लिया था 1611 में। ठीक है ना, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक परमिशन मिली थी इसको 1717 में, फर्रुखसियर ने परमिशन दे दी थी व्यापार करने की, टैक्स फ्री कर दिया था। क्लियर है? वो पॉइंट भी हम लोगों ने देख लिए। 3 मेन किले जो इन लोगों ने बनाए हैं, एक बंगाल में, एक मद्रास में, और एक बॉम्बे में। ठीक है, तो 3 किले आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो किले। अगर नाम आपको ध्यान नहीं तो फिर से रख लीजिएगा। फोर्ट विलियम बंगाल में है, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में है, और बॉम्बे कैसल बॉम्बे में। एक्चुअल में ये क्या थी? ये पहले गोदाम फैक्ट्री थी, लेकिन इसको इन्होंने किलों का रूप दे दिया था, क्योंकि पैसा आने लगा था, सेना तैयार करने लगे। तो ये है मेन पॉइंट जो हम लोग ये इसमें देखते हैं। ये क्लियर, माइंड में पिक्चर बन गई सबके? थोड़ा बहुत याद हो गया होगा अपना, है ना? चलिए, जिनको नहीं याद हुआ है तो वो खत्म है, अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालें, बादाम बादाम खाएं, हैं? और चलो इसको लिखवा देते हैं जल्दी से, थोड़ा सा इसको रिटर्न कर लो, इसको रिटर्न फॉर्म में कर लो। अब आपको डायग्राम थोड़ा बनाना था, महारानी वगैरह तो नहीं बना रहे थे तुम लोग बैठ के, बनाना नहीं था आपको वो, ठीक है? चलिए लिखते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स, खत्म करते हैं इसको जल्दी से। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ कंपनी को
15 वर्षों के अधिकार पत्र दिया। ठीक है, कंपनी की स्थापना के समय भारत में शासन अकबर का था। अकबर 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु और जेम्स प्रथम शासक बना। ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी कैप्टन हॉकिंस 1608 में सूरत पहुंच गया। जहांगीर के दरबार में गया। व्यापार की अनुमति नहीं मिली। जेम्स प्रथम ने थॉमस रो को सोलह 1615 में जहांगीर दरबार भारत भेजा। 1615 जहांगीर के दरबार में पहुंचा। व्यापार की अनुमति मिल गई। व्यापार की अनुमति मिल गई। ठीक है, नोट कर रहे हो सब लोग ना? ठीक है, व्यापार की अनुमति मिल गई। ग्राफिकल वाला व्हाट्सएप पे भेज देंगे, परेशान मत हो, देखते रहना उसे। सोलह 1632 में गोलकुंडा के शासक से सुनहरा फरमान प्राप्त किया। फ्री व्यापार के लिए। 1717 में फर्रुखसियर के दरबार में
जॉन सरमन पहुंचता है। जॉन सरमन पहुंचता है, ऊपर का हो गया ना, ठीक है। जॉन सरमन पहुंचता है। फर्रुखसियर ने फरमान दिया ₹3000 वार्षिक कर लेकर बंगाल में अंग्रेजों को फ्री व्यापार की अनुमति, फ्री व्यापार की अनुमति। ₹10,000 वार्षिक कर लेकर सूरत में व्यापार की अनुमति। बंबई में जो सिक्के अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे थे, पूरे भारत में चलाने का आदेश, पूरे भारत में चलाने का आदेश। इस फरमान को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अंग्रेज वाला कंप्लीट करके ही रहेंगे, अगर टाइम बचेगा तो पॉलिटी करेंगे, नहीं तो फिर रहने ही देंगे। अंग्रेज वाला कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। नहीं तो कल से फिर वही स्टार्ट करना पड़ेगा शुरू से। तो अभी तक जो बनाए थे उसको लिख लेते हैं, फिर उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ठीक है, हो गया। तो ये पॉइंट है जो फर्रुखसियर ने फरमान जारी किया था, यहाँ पे हमने लिख दिया है ताकि अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने तो आप कर सके। इस फरमान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा। क्या किया था इसने? ₹3000 लेकर के बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी, ₹10,000 वार्षिक लेकर के सूरत में दे दी, और बंबई में जो सिक्के चलने थे उसको पूरे भारत में चलवा दिया। तो अब एक प्रकार से पूरा अधिकारी तो दे रहा है वो, ठीक है। एक और बात हुई थी, अच्छा वो किला जो था वो नोट कर लो, ठीक है। फोर्ट विलियम कहां पर था? कलकत्ता, बंगाल। फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां पर था? मद्रास। बॉम्बे कैसल, बॉम्बे। फोर्ट लुई,
पौंडीचेरी। ये अंग्रेजों के प्रमुख किले हैं, ठीक है। तो फोर्ट विलियम इन्होंने बनाया था आपका कलकत्ता में, फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया था मद्रास में, बॉम्बे कैसल बॉम्बे में, और फोर्ट लुई या फोर्ट लुइस भी कहा जाता है, पौंडीचेरी में बनाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किले थे। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट जो इनके लिए रह गया है, बस उसको हम लोग देखते हैं। लास्ट पॉइंट एक जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। नोट हो गया हो तो नीचे बढ़े, अभी नहीं लिखो। हो गया है। अच्छा देखो, एक अब आप जरा समय देखिए, जरा एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताते हैं। आप समय देख रहे हैं, इस समय 1600 के उसमें औरंगजेब है, क्योंकि औरंगजेब की मौत हुई है 1700 वाले में, ठीक है। एक युद्ध हुआ, युद्ध क्या कहेंगे, मतलब एक संघर्ष हुआ है औरंगजेब से। क्या हुआ था उसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। 1688 में गवर्नर जॉन चाइल्ड का सामना औरंगजेब से हुआ। औरंगजेब ने जॉन चाइल्ड को भारत छोड़ने का आदेश दिया। जॉन चाइल्ड ने हज यात्रियों को बंदी बनाया था। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन आया था, उसी को हम बता रहे हैं। ये किसी एग्जाम में आया था, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि औरंगजेब ने ये क्वेश्चन था कि औरंगजेब ने किस अंग्रेज को भारत छोड़ने का आदेश दिया था। ये क्वेश्चन कि औरंगजेब ने किसको भारत छोड़ने का आदेश दिया था। तो ये उसमें ऑप्शन थे 3-4। तो ज्यादातर जॉन चाइल्ड का नाम किसी ने सुना नहीं, इसलिए वो आंसर आता नहीं है किसी बच्चे का। तो औरंगजेब ने जॉन चाइल्ड को भारत छोड़ने का आदेश दिया था। तो अगर कभी दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन तो आपको याद रहेगा, ठीक है, कि औरंगजेब ने किसको भारत छोड़ने का आदेश दिया था, गवर्नर जॉन चाइल्ड। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों था? असल में क्या था ना कि सूरत बंदरगाह से होकर के हज यात्री जाया करते थे, और आप जानते हैं कि औरंगजेब बहुत धार्मिक व्यक्ति था, इन चीजों का बहुत ध्यान रखता था वो। तो गुजरात के बंदरगाह से होकर के वो हज मक्का जाया करते थे। जो गवर्नर था उस समय वहां का, बॉम्बे के आसपास का गवर्नर था वो, उसने बंदी बना लिया था हज यात्रियों को, जो हज यात्री जाने वाले थे। बंदी बना लिया, उनको बहुत मतलब दुख दिया और बहुत प्रताड़ना किया। ये बात औरंगजेब को पता चली कि अंग्रेज के किसी गवर्नर ने क्या किया है कि हज यात्रियों को बंदी बना लिया और कर रहा है। औरंगजेब ने बिल्कुल सीधा मतलब सामने हुआ और बहुत बुरी तरह से उसको मतलब हराया, जॉन चाइल्ड को, और कहा कि मैं तुम्हारे जीवन दान दे रहा हूं, खुशकिस्मती मनाओ कि मैं तुमको जिंदा छोड़ रहा हूं, लेकिन दोबारा भारत में दिखना नहीं। बस यही एक है कि तुम अगर भारत से चले जाते हो तो ठीक, और हम आपको मारना नहीं चाह रहे बस। तो ये क्वेश्चन था कि औरंगजेब ने किस अंग्रेज को कहा था भारत छोड़ने को, तो वो जॉन चाइल्ड था। वो भी क्यों? क्योंकि उसने हज यात्रियों को बंदी बना लिया था, या बंदी बनाने का प्रयास किया 1688 में।
इस वजह से औरंगजेब खपा था, ठीक है ना। तो ये चीज आपको क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंग्रेजों के आगमन से केवल। अभी आगे हम लोग देखेंगे, अभी सारा डिटेल यहाँ नहीं हो सकता। अभी जो युद्ध वगैरह होंगे वो हम आगे देखेंगे, मैसूर से जब होगा, अवध के नवाब से जब होगा, तो सारी चीजें एक ही जगह नहीं हो सकती। अभी केवल हम वो देख रहे हैं जब ये आगमन किए हैं, तो मेन मेन पॉइंट्स हम देख रहे हैं अलग अलग, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट, इसमें क्लियर हो गया सबको, नोट हो गया कंप्लीट। तो हम लोगों ने शुरू किया यहां से, अंग्रेज से। कंपनी की स्थापना सब लोग समझ गए, ठीक है। और इनसे पत्र भी मिल गया था। अकबर था इस समय, मृत्यु जेम्स प्रथम शासक बना था। पहले कैप्टन हॉकिंस आया, बाद में थॉमस रो आया, ठीक है। एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया था गोलकुंडा के शासक से 1632 में, ताकि वो वहां पे व्यापार कर सके, ठीक है। और फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो फरुखसियर 1717 में जॉन सरमन पहुंचा था, और जॉन सरमन ने मतलब मांगा था, तो उसको ये फरमान मिल गया था। इसको कहा जाता है अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा। फरुखसियर ने जो फरमान दिया था उसमें, इस फरमान में क्या था, 3000 रुपए वार्षिक कर देकर बंगाल में व्यापार कर सकते थे अंग्रेज, 10,000 रुपए वार्षिक कर देकर वो सूरत में व्यापार कर सकते थे, और बंबई में जो सिक्के अंग्रेज ढाल रहे थे वही सिक्के पूरे भारत में चलेंगे। तो एक प्रकार से आप पूरी सत्ता दे रहे हैं अंग्रेजों को, ठीक है। कुछ मेन मेन किले जो इनके पास थे, फोर्ट विलियम कलकत्ता में, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में, बॉम्बे कैसल बॉम्बे में, और फोर्ट लुई पौंडीचेरी में, ठीक है। और औरंगजेब ने किस अंग्रेज को भागने का आदेश दिया था, जॉन चाइल्ड को दिया था। ये कंप्लीट होता है आपका अंग्रेज। कल हम लोग अब इसके आगे का देखेंगे, 3 हो गए हैं, पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, और अंग्रेज हो गए। अब हम थोड़ी सी बात डेनिश की करेंगे। डेनिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 लाइन है उनके लिए, और डेनिश चले जाएंगे, फिर फ्रांसीसी आएंगे। आप देखेंगे स्टूडेंट कि भारत में मेन लड़ाई जो होगी वो अंग्रेज और फ्रांसीसी में होगी, क्योंकि डच तो वेदरा के युद्ध के बाद निकल गए, वेदरा के युद्ध के बाद उनके पास कुछ बचा ही नहीं। डेनिश भी चले जाएंगे, अपनी कंपनियों अपनी बेच करके, अंग्रेजों को बेच के निकल जाएंगे डेनिश भी। और पुर्तगाली का क्या हाल है, रानी से शादी हो गई है, तो पुर्तगाली भी अब ज्यादा इनको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब लड़की वाले हो गए हैं वो। तो अब मेन पावर भारत में कौन बचेगी, 2 पावर बचेगी, एक अंग्रेज बचेंगे और एक फ्रांसीसी बचेंगे। इन्हीं दोनों के बीच चलेगा पूरा जो भी चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, खत्म करते हैं। अब पॉलिटी के लिए ज्यादा टाइम तो नहीं है, ठीक है ना, तो पॉलिटी को हम लोग आज शुरू नहीं करेंगे। हाँ, कल वाला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, अभी कंटिन्यू इसी में, और रिवाइज करके उसको हम खत्म कर देते हैं कल वाला केवल। आज नया वाला हम लोग नहीं चल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो लोग अपलोड नहीं हुआ होगा अभी, इस वजह से थोड़ा देख लो, क्योंकि अभी वो अपलोड नहीं है, आज अपलोड शायद होगा। तो हम लोग कहाँ से इसको देख रहे थे, ये वाली बात कर रहे थे हम लोग, कि पार्लियामेंट का मेन फंक्शन क्या होता है, ये हम लोगों ने कल देखा। तो अभी हम कंटिन्यू करके इसको खत्म कर देते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लो कल वाला। तो पार्लियामेंट का मेन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, कानून बनाना। अच्छा, कोई भी चीज अगर पार्लियामेंट में होती है तो उस कानून बनाने के लिए क्या लाना होता है, रिजोल्यूशन लाना होता है, संकल्प प्रस्ताव। आपको बताया था, कुछ भी हो, कोई भी विधेयक या बिल लाना है तो एक रेजोल्यूशन लाना होगा। रिजोल्यूशन के तहत संसद किसी भी मैटर पर अपना विचार देता है, मतलब किसी भी विधेयक को अगर कानून बनाना है तो हम लोग रिजोल्यूशन लाते हैं, ठीक है ना। अगर किसी एमपी को एक बिल भी इंट्रोड्यूस करना है, विधेयक, तो संसद में पहले एक संकल्प प्रस्ताव लाना होता है। ये हमने आपको बताया था, कोई कानून बनाना है तो पहले विधेयक लाना होता है, ठीक है। क्या विधायी प्रक्रिया थी इनकी, देखो पहले बिल इंट्रोड्यूस होता है, फिर हमने आपसे पूछा था बिल कौन ला सकता है, तो आप लोगों ने कहा कि सर बिल कोई भी ला सकता है, अगर वो मंत्री है तो वो भी ला सकता है, मंत्री नहीं है तो भी ला सकता है। बस अंतर ये है कि जो मंत्री लेके आएगा उसे गवर्नमेंट बिल कहेंगे, और जो प्राइवेट सदस्य लेके आएंगे उसे गैर सरकारी विधेयक कहेंगे। अंतर बस ये था, कोई भी ला सकता है। फिर हमने कहा कि किस हाउस में लाया जाएगा, तो जिस सदन में पहले लाया जाएगा उसे फर्स्ट हाउस कहेंगे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। उसके बाद जिस हाउस में जाएगा उसे सेकंड हाउस कहेंगे। तो कोई भी विधेयक पहले संसद में लाया जाता है, और उससे पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति से सहमति मिलने के बाद वो कानून बन जाता है, ठीक है ना। सरकारी विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने के लिए कितने दिन चाहिए, 7 दिन चाहिए, और गैर सरकारी को 1 माह की सूचना देनी आवश्यक। हमने ये भी बात की थी, तो ये आपको कल वाला ध्यान होगा। बिल कितने प्रकार के थे विधेयक,
4 प्रकार के, एक साधारण, एक मनी, एक फाइनेंशियल और एक कॉन्स्टिट्यूशनल। हम एक एक करके इसका डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें से हमने ऑर्डिनरी बिल के बारे में आपको पहले बताया था। ऑर्डिनरी बिल कौन प्रस्तुत करता है? तो संसद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है, संसद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। जिस सदन में पहले प्रस्तुत होगा उसे फर्स्ट हाउस कहेंगे। अब ये चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, यानी ऑर्डिनरी बिल के लिए कंपलसरी नहीं है कोई चीज कि कहां कौन से सदन में आएगा, वो चाहे राज्यसभा में आ सकता है या लोकसभा में आ सकता है। कितनी रीडिंग में कंप्लीट होता है? 3 रीडिंग में कंप्लीट होता है, कल भी हमने बताया था। सेकेंड हाउस में जाएगा तो वो आपका 3 रीडिंग में ही कंप्लीट होगा। इसके बाद किसके पास भेजा जाता है? प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, और अगर सहमति दे देते हैं तो कानून बन जाता है। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, कल वाला अगर याद नहीं है तो हम थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे। पहली रीडिंग में क्या हुआ था? हमने आपको बताया था स्टूडेंट, पहली रीडिंग में गैजेट ऑफ इंडिया में छापना जरूरी होता है। गैजेट ऑफ इंडिया क्या होता है? राजपत्र होता है भारत का, जिसमें कोई भी सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन गैजेट ऑफ इंडिया में छापना होता है। तो कोई भी विधेयक अगर कानून बनाना है तो पहले गैजेट ऑफ इंडिया में छापा जाता है। इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए पहले स्पीकर की या अध्यक्ष की अनुमति लेनी होती। अगर वो अनुमति दे देते हैं तो जो सदस्य उसको लेकर आया है पहले वो बताएगा ये विधेयक किस बारे में है, टाइटल पढ़ेगा उसका और उसका उद्देश्य बताएगा। हो सकता है कि वो कहे कि भैया हम कोई नया कानून बनवाना चाह रहे हैं समथिंग, ये सब चीजें। तो इस तरह से फर्स्ट रीडिंग आपकी कंप्लीट होती है जब वो छप जाता है, ठीक है ना। जैसे ही वो इसमें पब्लिश होता है फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाती है। ये जो गैजेट ऑफ इंडिया है इसको कौन देखता है? भारत सरकार की एक मिनिस्ट्री देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, ये देखती है इसे, और ये पूरा इसको काम करती है। जैसे ही वो छप जाता है सेकेंड रीडिंग, तो सेकेंड रीडिंग में क्या होता है? डिस्कशन होता है, एक एक डिस्कशन होता है पूरा उस बिल पे, क्योंकि पहले में केवल छापा गया है, डिस्कशन नहीं हुआ है। दूसरे स्टेप में जब वो छप जाता है तो अब ये पूरे सदस्य आपस में डिस्कस करते हैं जरूरी है या नहीं है। अगर इनको समझ में आता, क्योंकि सदन में टाइम बहुत कम होता है, ये विधेयक पर चर्चा 2 से 6 के बीच होती है, 2 बजे से 6 बजे वाले में बहुत सारे विधेयक होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जितना डिस्कशन हो सकता है होता है, नहीं तो इसको कमेटी के पास भेज दिया जाता है। अब कमेटी के पास भेजते हैं कि कमेटी अपना डिटेल डिस्कशन करे, और जैसे ही वो कमेटी, चाहे वो सिलेक्ट कमेटी के पास जाए चाहे ज्वाइंट कमेटी के पास, जैसे इनके पास हो जाता है फिर ये आगे बढ़ा देते हैं। हाँ ठीक है, अगर कोई संशोधन है तो वो ये भी बता देंगे कि इस बिल में ये संशोधन करना है, सेकेंड स्टेप में ही वो संशोधन बता देंगे। जैसे ये सब हो जाता है तो थर्ड रीडिंग शुरू होती है। अब इसमें केवल ये तय होगा, ये कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी होगी कि हाँ ये बिल ठीक है अब आप इसको पास करवा सकते हैं, तो अब इस पर वोटिंग होगी। तो तीसरे स्टेप में केवल वोटिंग होती है, और वोटिंग अगर मेजर है, मेजोरिटी मिल गई, जैसे 543 लोग हैं सपोज करो लोकसभा में, इसमें से मेजोरिटी मिल गई उनको, और मेजोरिटी अगर मिल गई तो फिर ठीक है, वो राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा, क्योंकि जैसे उनको मेजोरिटी मिलेगी इसके बाद वो इस हाउस से पास मान लिया जाएगा। और सॉरी, अभी राष्ट्रपति के पास नहीं भेजेगा, अभी तो फर्स्ट हाउस है ना, अभी कौन सा है, अभी तो फर्स्ट हाउस है। इसके बाद ये कहां जाएगा? सेकेंड हाउस में जाएगा। तो फर्स्ट हाउस से फिर ये कहां जाएगा? सेकेंड हाउस में जाएगा, और जब सेकेंड हाउस में पास करेगा तब वो राष्ट्रपति के पास। बात समझ में आई? तो ये रिजोल्यूशन कब लाया जाता है? संकल्प प्रस्ताव, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम समझा रहे इसे। सदन की जितनी भी कार्यवाही होती है, कोई भी जो कामकाज होता है वो रिजोल्यूशन लाकर ही होता है। बिना रिजोल्यूशन के आप कोई विधेयक कानून नहीं बना पाएंगे। तो जो भी कानून आप देखते हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस वाला कानून रहा हो, चाहे ओबीसी के रिजर्व सीट लिस्ट का कानून रहा हो, चाहे कृषि कानून, ये जो भी होते हैं सबके लिए एक रेजोल्यूशन लाना होता है, एक संकल्प प्रस्ताव। अच्छा, इसी चीज में क्या हुआ था कि जो संकल्प प्रस्ताव आया था कृषि कानून वाला, उसमें बहुत चर्चा नहीं हुई थी, क्योंकि वह अध्यादेश से आया था राष्ट्रपति के, इसलिए बार बार बवाल हो रहा था। इन लोगों ने चर्चा तो किया ही नहीं, क्योंकि स्टेप देख रहे हो, एक एक स्टेप है। पहले गजेट ऑफ इंडिया में छापा जाएगा, फिर पूरा डिटेल डिस्कशन होगा, फिर कमेटी के पास भेजा जाएगा, जब पहले हाउस से पास हो जाएगा तब वो सेकेंड हाउस में जाएगा, फिर राज्यसभा से पास होगा, और फिर उसके बाद फिर वो मतलब डिटेल होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। तो ये तो था जब पारित करते हैं, राष्ट्रपति ने तो पहले ही अध्यादेश निकाल दिया था, वो कोरोना काल चल रहा था, उन्होंने अध्यादेश से पारित कर दिया था, जैसे उस बैठक हुई पास करवा लिया गया था, इसलिए ये सब चीजें हो गई थी, ठीक है ना। तो पहला हाउस था, ये हमने कल डिस्कशन किया, ठीक है ना, फर्स्ट रीडिंग वाला ये। अब हम लोग को आज डिस्कशन करना था सेकेंड वाला, लेकिन आज हम लोग रहने देते हैं क्योंकि टाइम आपका हो चुका है।
और क्योंकि नेक्स्ट क्लास अब हम लोग की रीजनिंग की है ना, तो आज हम लोग ये बंद करते हैं, कल हम लोग सेकेंड हाउस वाला देखेंगे, ठीक है ना। आज के लिए रहने देते हैं पॉलिटी। ओके ओके, तो मीटिंग एंड कर रहे हैं, और रीजनिंग वाला अगर किसी को क्लास करना होगा तो ज्वाइन कर सकता है। ब्लड रिलेशन चल रहा है, वैसे आप लोग का हो चुका है वो, जिनका छूटा है वो लोग अपना कर लें। सीट भेजना है, कौन सी सीट भेजना है पॉलिटी की? डीपीपी, चलो भिजवा देते हैं।